नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस हिंदी में। हमारे इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हमारे प्रीवियस पेपर के हैं, कुछ हमारे जो अब एडवांस लेवल के हमारे आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस आधार पर कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी का मिश्रण होता है और पूरे क्वेश्चनों को डिटेल के साथ सोल्व करते हुए चलते हैं। जैसा पहले क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तुलसीदास जी से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को समाप्त कर देंगे और आपको भविष्य में तुलसीदास जी से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं भागवत, निरूपण, झूलना और राम का विलाप। कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। भागवत रचना तुलसीदास जी की नहीं है। ये किसकी है? तो ये सूरदास की है। लेकिन आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं तुलसीदास जी के बारे में, इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। अब देखो, तुलसीदास जी के बारे में टोटल सभी चीजें पूछा जाता है कि तुलसीदास जी का संबंध कहां से है, तो बताना इनका संबंध बांदा जिले राजापुर गांव से, अर्थात उत्तर प्रदेश से है। जन्म कब हुआ था? 1532 में इनका जन्म हुआ था। उसका बाद मृत्यु 1623 बनारस में इनकी मृत्यु होती है। बनारस इनका कर्म भूमि भी है, आपको याद रखना। पत्नी का नाम पूछा जाए रत्नावली, जबकि गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे ये एग्जाम में गुरु का नाम पूछा गया, आपको याद रखना, नरहरिदास। अब बात कर लेते हैं तुलसीदास जी के कुछ उपनाम है जिनके लिए जाने जाते हैं। पहला, कवि शिरोमणि बोला जाता है इन्हें, मानस का हंस, लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि। ये सब किसके उपनाम है? तो बताना तुलसीदास जी के महत्वपूर्ण उपनाम है। अब बात कर लेते हैं इनकी जो रचनाएं हमारे एग्जामों में पूछी जाती है। पहला जो दिया गया है, इनकी रचना रामचरितमानस। कौन सी है? रामचरितमानस। कितने खंडों में है? तो बताना रामचरितमानस 7 खंडों में है। और पूछा जाए कौन सी भाषा में है, तो अवधी भाषा में। भाषा क्या है? अवधी। कितने खंडों में है? तो बताना 7 खंडों में। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि तुलसीदास जी के प्रसिद्ध होने का आधार क्या था? तुलसीदास जी के प्रसिद्ध होने का आधार ही रामचरितमानस है। कितने खंडों में है? तो बताना 7 खंडों में। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जो खंड है या सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बताना सबसे बड़ा जो कांड है बाल कांड है। ठीक। और पूछा जाए सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो बताना सबसे छोटा आता किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। तो सबसे छोटा कांड पूछा जाता है, बताना किष्किंधा कांड। और सबसे बड़ा कौन सा है? बाल। और टोटल कितने हैं? 7। और तुलसीदास जी के प्रसिद्ध होने का आधार रामचरितमानस। अन्य देखते हैं नेक्स्ट जो दी गई है, दोहावली, कवितावली, बली बली वाली सब आ जाएगी, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वन के मार्ग में, जानकी मंगल, उसके बाद रामलला नेहछू, नेक्स्ट वैराग्य, संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्न, सतसई, पार्वती, मंगल। उसके बाद नेक्स्ट रामायण, राम सलाका, झूलना, संकट मोचन, और इससे मिलता जुलता नाम हनुमान चालीसा। उसके बाद कली, धर्माधर्म, निरूपण, लक्ष्मण, राम का विलाप, और अंतिम जो आती है विनय पत्रिका, इनकी अंतिम रचना बताई गई है। क्लियर है? इतनी जानकारी याद रखना। अब देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में जो अन्य क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। देखो क्या क्या दिया गया है। तुलसीदास जी को लोक मंगल की साधना और समन्वय का कवि भी कहा जाता है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट रामचरितमानस कब प्रारंभ की गई थी, तो बताना 1574 में अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। और कहां लिखना शुरू किया गया था, तो बताना ये जो लिखी गई है अयोध्या में लिखी गई है। कि रामचरितमानस कहां लिखी गई है? अयोध्या में। कब प्रारंभ किया गया था, तो बताना 1574 में। और कब कंप्लीट हो जाती है, तो बताना 2 साल बाद 1576 में जो रामचरितमानस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। भाषा क्या है, तो बताना अवधी है, बेसवाड़ी अवधी।
और मुख्य जो छंद है इसमें चौपाई है। नेक्स्ट, कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज है, याद रखना। छंद आप याद रख लो या छोड़ सकते हो। बिना पत्रिका की भाषा ब्रज है। उसके बाद नेक्स्ट, वन के मार्ग में छंद है सेवैया। और सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारा दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपको ना पता हो, पता है तो बहुत अच्छी बात है, कि तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। कौन से अलंकार का? रूपक अलंकार का। तो ये सारी जानकारी थी तुलसीदास जी के बारे में, आपको याद रखना। इसी तरह से हम अपना कंप्लीट करते हुए चलते हैं। अब तक हम इसी तरह से 6 से 7 कवि अपने कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज में, जबकि अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो अब तक हम साहित्य से अपने कम से कम 2 से 3 बार जितने भी हमारे सारे कवि हैं 24 के 24 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या मिला हमें? तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए था भागवत। फिर किसकी थी ये? तो बताना, ये तुलसीदास जी की नहीं है, सूरदास जी की है। क्लियर है? इसी तरीके से करते हुए चलते हैं, कभी अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पत्र लेखन से, और क्या दिया गया है इसमें? शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताइए। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन है हमारा जो गलत दिया गया है? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है, तो ये सही दिया गया है, आपको याद रखना। शासकीय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? पत्र संख्या। उसके अन्य संबोधन जो करते हैं महोदय से करते हैं, और ये बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी सही है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, तो क्या गलत होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, जो दिया गया है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, तो नहीं लिखी जाती है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हमारा दिया गया है पत्र लेखन से ही, और क्या दिया गया है? मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए हम किसे पत्र लिखेंगे? बताइए। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर को जब निरस्तीकरण करते हैं तो सूचना दी जाती है, उसके लिए हम पत्र किसे लिखते हैं? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले दिया गया है समभरक को, बल्ब विभाग को, नेक्स्ट उपलब्धता विभाग को, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय। तो आपको याद रखना है, जब कभी भी बिजली संबंधी या बल्ब संबंधी ऑर्डर को निरस्तीकरण करेंगे तो किसे लिखते हैं पत्र? बताना। समभरक अधिकारी को हम अपना पत्र लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पत्र लेखन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आया हमारा कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्ति से भी हमारा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है इसमें? लोकोक्ति बतानी है। नाक काटी हाथमा धारियूच, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होता है? बताइए। इसका जो अर्थ होने वाला है आपको याद रखना है, नाक काटकर हाथ पर धरियूच मतलब धरना, नाक काटकर हाथ पर धर देना, ये हमारी लोकोक्ति का एक सेंस निकला है। जब कोई व्यक्ति नाक काटकर हाथ पर रख देगा तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? जो बिल्कुल बेशर्म होते हैं, निर्लज होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, नाक काटकर हाथ पर रख देना। क्लियर है? याद रखना। अब तक हम जो कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां उससे अपनी 10 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, टोटल अपनी जो अपनी वीडियो है देख सकते हो, कुमाऊनी गढ़वाली से संबंधित है। पत्र लेखन से अलग मिल जाएगी आपको, और अपना उत्तराखंड कल्चर की वीडियो भी आपको अलग प्रोवाइड करा दी गई है, जो प्ले लिस्ट में आपको सब मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला जो हमारा दिया है। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसी वजह से मैंने बताया कि एडवांस लेवल के अपने सब क्वेश्चन होने वाले हैं। क्या पूछा गया है? तालव्य वर्णों की कुल संख्या बतानी है। बताइए। जो हमारे तालव्य वर्ण होते हैं कितने होते हैं कुल? पहले तो बात कर लेते हैं जो हमारे स्पर्श व्यंजन में होते हैं। जो हमारे स्पर्श व्यंजन में होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन में हमारे कितने तालव्य वर्ण होते हैं? तो ये होते हैं टोटल 5। होते कौन कौन से तालव्य? तो बताना। पहला होता है हमारा छ, दूसरा होता है छ, उसके बाद जय, जय और लास्ट अन्य। तो ये टोटल हो गया हमारे स्पर्श व्यंजन में जो हमारे तालव्य है कितने हैं? 5। उसके बाद नेक्स्ट एक होता हमारा उष्म संघर्षी में। उष्म संघर्षी में जो हमारा होता है
तालव्य जिसे हम क्या बोलते हैं, अपना बड़ा से आ जाता है। तो एक हमारा उष्म संघर्षी से भी एक मिलता है, एक मिलता है अंतस्थ व्यंजन से। कहां से मिलता है? अंतस्थ व्यंजन से, जो हमारा यह होता है। यह क्या होता है? हमारा तालु ही होता है। तो टोटल कितने हो गए तो बताना। 5 तो हमें मिले स्पर्श व्यंजन से, जो हमारे 6 वर्ग के अंतर्गत आते हैं, टोटल 5। एक हमारा उष्म संघर्षी से मिला हमें, और एक हमारा अंतस्थ से मिला। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 2 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हो आप, और यही तरीका होता है आपका प्रैक्टिस करने का, कि पता नहीं चलता किस किस तरह से अपने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अभ्यास करोगे तो ये पता रहता है किस तरह से क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, आपके सामने क्वेश्चन और क्या दिया गया है? बुद्धिमान शब्द की उत्तर अवस्था क्या होगी? शब्द की उत्तर अवस्था हमारी क्या होगी, बताइए। तो पहले तो आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया हमारा विशेषण से, ठीक है। और विशेषण की कितनी अवस्था होती है? तो बताना, विशेषण की 3 अवस्था होती है। पहली क्या होती है? मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तर अवस्था, और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अब बात कर लेते हैं मूल अवस्था। मूल अवस्था में कोई चीज अपनी मूल ही अवस्था में होती है। जैसे एक शब्द लिख देते हैं लघु, तो ये बिल्कुल मूल अवस्था है। इसकी जो उत्तर अवस्था, इसमें हम तर लगा देंगे और बन जाएगा लघुत्तर। जबकि इसकी सर्वोच्च उत्तम अवस्था क्या बनेगी? लघुत्तम। लघुत्तम, क्लियर है? तो इस तरह से हमारी अवस्थाएं बनती चली जाती है। और पूछा क्या है हमसे? बुद्धिमान में बताना हमें कौन सी अवस्था? उत्तर अवस्था। एक चीज जो आपको याद रखनी है कि देखो, अगर क्वेश्चन साधारण पूछा जाता है विशेषण से, तो हम उत्तर अवस्था के लिए तर लगा देते हैं और उत्तम अवस्था के लिए तम लगा देते हैं। ये तो सही है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन अवस्थाओं से नहीं बनते। जैसे दिया गया हमारा बुद्धिमान। बुद्धिमान की जो हमारी उत्तर अवस्था होती है, वो आपको याद रखना, इसका आंसर होगा अधिक बुद्धिमान। क्या होगा? अधिक बुद्धिमान। ये हमारी उत्तर अवस्था है। बात कर लेते, अगर पूछा जाता उत्तम अवस्था, तो इसकी जो उत्तम अवस्था हो जाएगी सबसे अधिक बुद्धिमान। सबसे अधिक बुद्धिमान। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तर और तम से नहीं बनते हैं। किस आधार से बनते हैं? उसमें अधिक और सबसे अधिक जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। दोनों याद रखना, एक सबसे अधिक आएगा और एक अधिक आएगा। कुछ शब्द मिलेंगे आपको, और वो मैं मानता हूं आपको एग्जाम में ही मिलेंगे, जब एग्जामिनर को लगेगा थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछा जाए। जिस तरह से एक शब्द होता है हमारा बलवान। बात कर लेते हैं, एक अलग शब्द है हमारा, याद रखना, बलवान। बलवान। बात कर लेते हैं इसकी उत्तर अवस्था की, तो जो उत्तर अवस्था हो जाएगी अधिक बलवान। इसमें अधिक शब्द जोड़ देंगे और बलवान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर इसकी उत्तम अवस्था की, तो इसकी जगह क्या लग जाएगा? सबसे अधिक बलवान। तो मेरा बताने का तात्पर्य यह है मेरे भाई, कि हम जो लगाते हुए और रटते हुए जाते हैं कि हम उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था को तर और तम से कर लेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तर और तम से नहीं होते, उसमें हम अधिक का प्रयोग करते हैं और सबसे अधिक का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन विशेषण की अवस्था से पूछा गया था, कितनी अवस्थाएं होती है? 3। बुद्धिमान का पूछा गया है, तो बताना ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर अवस्था में अधिक होता है। अगर उत्तम पूछ लेता तो हम सबसे अधिक बुद्धिमान लगा देते। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये चीजें जो बताई है आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अलंकार से क्वेश्चन है। जितने भी हमारे टॉपिक है आयोग द्वारा दिए गए, सभी से हम अपना क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे पूछा गया है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपने कई बार पहले भी इस क्वेश्चन को देखा होगा, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आने वाला रेडीमेड क्वेश्चन है। रेडीमेड क्वेश्चन समझते हो, जो इसी कंडीशन में अलग अलग भटकता रहता है और अलग अलग राज्यों के बाद रिपीट होता रहता है, ऐसे क्वेश्चन रेडीमेड होते हैं। उसमें ये भी एक अपना क्वेश्चन है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए, क्या इसमें कहीं भी उपमा अलंकार के लिए सा से शब्द आए हैं? सा से सी नहीं आए हैं। ठीक है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, ना कुछ इसका कोई उदाहरण है। उत्प्रेक्षा में जो आते हैं मानो, मनेहु, जानो, जने हो, ना ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक राम घनश्याम ये चातक तुलसीदास कौन सा हमारा अलंकार हो जाएगा? बताना, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में अभी हम कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि रूपक अलंकार का सम्राट किसे बोला गया है? तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का क्या बोला गया है? सम्राट। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। पूछा जाए रूपक अलंकार के भेद कितने होते हैं? रूपक अलंकार के भेद तो बताना, रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सडग रूपक अलंकार, दूसरा होता है निडग रूपक अलंकार, और तीसरा होता है पारंपरिक रूपक अलंकार। इतनी जानकारी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट उपमेय अलंकार में होता क्या है? इस अलंकार में आरोप लगाया जाता है। किस अलंकार में आरोप लगाया जाता है? तो बताना, रूपक अलंकार में, कि इसमें उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। उपमेय को क्या मान लिया जाता है? उपमान मान लिया जाता है, अर्थात आरोप लगाया जाता है। सही है, तो याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट बताइए, शुद्ध वर्तनी बतानी है। कौन सी हमारी शुद्ध वर्तनी होने वाली है? बताइए। शुद्ध नहीं बतानी, अशुद्ध बतानी। कौन सी हमारी अशुद्ध वर्तनी है? अशुद्ध बतानी। चरमोत्कर्ष, वाण में, पुनरुत्थान, हिरण्य कश्यपु। बताइए कौन सा शब्द है जो हमारा अशुद्ध लिखा है? और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया हुआ है, हमारे ही ग्रुप सी के पेपर में पूछा गया है। सेम उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन उठा लिया गया है। आप बताइए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो बात बताना, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा हिरण्य कश्यपु गलत लिखा हुआ है। तो इसका शुद्ध रूप कैसा होता है? तो याद रखना, शुद्ध रूप में होता है हिरण्य कश्यप। ठीक है, हिरण्यकश्यप ये शुद्ध रूप है जो दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो शुद्ध वर्तनी से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, हमने भी अपना टॉपिक के माध्यम से उठा लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और विलोम शब्द तो किसी कीमत पर गलत नहीं होने, करना ही नहीं है गलत। विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, मुहावरे सब कंप्लीट होने चाहिए। अमर का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है, अमर का विलोम क्या होगा? बताइए क्या होगा अमर शब्द का विलोम? पहला दिया गया है मरण। तो मरण किसका होता है? ये होता है जीवन का। जीवन का क्या होता है? मरण होता है। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट मृत्यु। तो जन्म का मृत्यु होता है। उसके बाद दिया गया है मृत। तो आपको याद रखना है जीवित का मृत होता है। तो बचा क्या? अमर का क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मर्त्य होता है। ये चारों आप देख सकते हो, बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। क्लियर है? आप इन्हें क्लियर कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है संधि विच्छेद से। बताइए रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए संधि विच्छेद बताना है आपको कि रत्नाकर का संधि विच्छेद हमारा क्या होने वाला है। रत्न धन आकर, रत्न धन आकार, रत्ना धन कर, उसके बाद रति धन आकर, क्या होने वाला हमारा शुद्ध रूप? बताइए। बात कर लेते हैं रत्नाकर। पहले तो देखते हैं अपनी संधि कौन सी होगी। तो इसमें हमारी जो संधि हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि दी गई है? दीर्घ संधि हो जाएगी। और जो संधि विच्छेद होगा कौन सा होगा? रत्न धन आकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ए और आ
क्या बना हमारा, दीर्घ संधि में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, बताइए स्वस्थ शब्द में कौन सा विशेषण होगा, बताइए। विशेषण का हिस्सा पूछा गया है, कौन सा विशेषण हमारा होने वाला है। पहला दिया गया कालवाचक, गुणवाचक, दशावाचक और स्थानवाचक, बताइए। जो पहला दिया गया कालवाचक, इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, आपको याद रखना है। जैसे काल में आएंगे नया, समय तो है नया, काल का मतलब समय होता है नया, उसके बाद नया, पुराना, नेक्स्ट प्राचीन, इस तरह वाले शब्द आते हैं। काल मतलब एक समय का पता चलता है। गुण में अच्छे बुरे का पता चलता है, जैसे अच्छा, नेक्स्ट सीधा, नेक्स्ट दुष्ट, ठीक है, अच्छा तो बुरा भी हो सकता है, दुष्ट, उसके बाद नेक्स्ट न्यायी। तो ये सब क्या है, ये उसके गुण है, तो इसमें गुणवाचक। अब बात कर लेते हैं जो दशा में क्या क्या आते हैं। देखो दशा ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया है, स्वस्थ। स्वस्थ शब्द में कौन सा विशेषण है, तो बताना सी, दशा बोधक है। अब दशा में क्या क्या आते हैं, जो हमारी कंडीशन होती है, जैसे मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी, गरीब, अमीर। तो ये सब क्या है, ये दशा है, सब कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया है, स्वस्थ और घना, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ये दशा है। जैसे मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी, गरीब, अमीर, ये सब क्या है, एक दशा है। स्थान में क्या क्या आ जाते हैं, तो स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्थान में आ जाते हैं क्षेत्रों के नाम, जैसे गुजराती, तो किसकी बात हो रही है, गुजरात वालों की, तो एक क्षेत्र का पता चला। पंजाबी, किसका पता चला, पंजाब वालों का। भारतीय, ठीक, उसके बाद और भी इसी तरह से शब्द आ जाएंगे, जैसे अमेरिकी, अमेरिकी। क्लियर है, तो ये क्या हमारे स्थानवाचक है। आपको ये याद रखने हैं कि स्थानवाचक क्या होते हैं, दशा क्या होती है, गुण क्या है और काल क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, एक और क्वेश्चन पूछा गया हमारा, और क्या दिया गया है, कौन सा वर्ण स्पर्श भी है, दंतीय भी है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। मतलब चारों कंडीशन पूरी करता हो, कौन सा हमारा ऐसा वर्ण है, ये आपको बताना है। वो सारी कंडीशन किसके अंतर्गत आती है, हमारे स्पर्श व्यंजन में आती है। स्पर्श व्यंजन में हमारी ये सारी कंडीशन आती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जबकि स्पर्श व्यंजन में वर्ग कितने होते हैं, वर्ग होते हैं 5। वर्ग पूछे जाए 5, संख्या पूछी जाए तो बताना 25। होते कौन कौन से, पहला कंठ, दूसरा तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठी। क्लियर है। और देखो यहाँ पे क्या दिया, बात कर रहे हैं दंतीय की। जो हमारे दंत में आते हैं क्या क्या आते हैं, एक तो हमारा तय आता है, थ आता है, द, ध और न आते हैं। क्लियर है, यही आते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि वो सघोष भी हो, स्पर्श व्यंजन भी हो, दंत भी हो और सघोष भी हो। तो सघोष जो हमारे होते हैं बाद के तीनों होते हैं, ये क्या होते हैं, सघोष। तो सघोष भी हो, कहने का मतलब तय और थ तो नहीं होंगे। उसके बाद क्या बोला है, अल्प प्राण भी हो। क्या हो, अल्प प्राण भी हो। तो अल्प प्राण में क्या आता है, पहला, तीसरा और उसके बाद पांचवा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या क्या दिया गया है, देखो ये जो बना, जो सघोष भी है और अल्प प्राण भी है, हमारा क्या है, दया बन जाएगा। दंत भी है, स्पर्श भी है, अल्प भी है, सघोष भी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन है। कंठस्थ आप रखो अपनी वर्णमाला को, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन होंगे और 100% सब होंगे। बहुत आसानी से भी कर सकते हो, जल्दी भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा है हमारा जो
उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें हमारे उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। पहले दिया गया बिहार, विचार, विकार, उसके बाद वित्तीय। बताइए कौन सा शब्द है जिसमें हमारा उपसर्ग नहीं है? तो देखो, बिहार में, विचार में और विकार में, सब में उपसर्ग है, किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो दिया गया वित्तीय। इसमें हमारा कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इससे हटने के बाद इसे अगर अलग कर देते हैं तो इसका जो बचा हुआ शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है क्या पूछा गया है, इज्जत बताना है। और मैं आपसे बता चुका हूं कि इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जहां पूछा गया है इज्जत शब्द किस भाषा का है? जर्मनी, तुर्की, अरबी या फारसी? बताइए। देखो, ना ही तो ये जर्मनी का होगा, ना ही ये तुर्की का होगा, अरबी या फारसी में से है। और अरबी फारसी हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए। तो ये जो होने वाला है आपको याद रखना है, इससे अलग वाले और इज्जत के साथ जो शब्द आते हैं हमारे, जैसे अखबार, अखबार, उसके बाद इत्र, कागज, कागज के बाद आती है किताब, कागज, किताब, गरीब। बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कुरान, वकील, कुरान के बाद वकील। अन्य शब्द मुहावरा, मुहावरे के बाद शराब, अक्ल। नेक्स्ट, इस्तीफा। कुरान के साथ शब्द याद रखना, अल्लाह, बारिश, आदमी। नेक्स्ट जो पूछा गया है इज्जत। बताइए किस भाषा के शब्द हैं ये हमारे सब? अब आसान हो गया होगा, पता चल गया होगा। तो ये सब किसके? हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये हमारे रिपीट होते रहते हैं, आपको याद रखना है। तो कौन सी भाषा का? इज्जत, अरबी भाषा का। अन्य शब्द भी आप देख सकते हो, कितने शब्द आपके सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से एक दिन थोड़ा थोड़ा करके ही ऊपर जाया जा सकता है, एक दिन सब कुछ कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हाँ एक दिन जरूर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति निकाल के लानी है। पक्षी का कौन सा हमारा सही होने वाला है ऑप्शन? पहला दिया गया है विहग, विहंगम और खग। उसके बाद विहाग, तो विहाग नहीं होता, यहां भी विहाग नहीं होगा, यहां भी विहाग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, विहाग नहीं होता, विहग होता है। देखो, विहग भी होता है और उसके बाद विहंग भी होता है, दोनों होता है। विहग, विहंग, पखेरु, परिंदा सब होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चिन्ह पूछा गया है आपसे, बताना है आपको किस चिन्ह का प्रयोग ये किया गया है। बताइए क्या है ये? लोपक, लोप सूचक है या अवतरण है, समाप्ति सूचक है या निर्देशक है? बात कर लेते हैं अपना जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, निर्देशक। तो कुछ इस तरह से होता हमारा निर्देशक, तो निर्देशक तो नहीं होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक होता है इस तरह से, ये समाप्ति सूचक का चिन्ह है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया अवतरण चिन्ह, अवतरण को उद्धरण बोलते हैं और ये होते हैं हमारे कुछ इस तरह से, इकहरा और उसके बाद दुहरा, ठीक। ये होते हैं हमारे अवतरण चिन्ह। तो तीन तो होने नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये हमारा जो दिया गया है क्या होता है? लोप सूचक चिन्ह होता है। देखो इस तरह से क्वेश्चन विराम चिन्हों से पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट अन्य जानकारी जो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए विराम चिन्हों का राजा किसे कहा जाता है, तो किसे बोला जाता है? अल्प प्राण। अल्प प्राण को क्या बोला जाता है? विराम चिन्हों का राजा बोला जाता है। और अल्प प्राण ऐसा हमारा विराम चिन्ह है जो
शब्दों के स्थान पर आता है, तो ये भी याद रखना, शब्दों के स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह आता है? अल्प विराम आता है, ठीक है, जो अपना इस तरह से लगा हुआ होता है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है विराम चिन्हों के बारे में आपको याद रखना कि विराम चिन्हों का जन्म कहां हुआ है? तो जन्म हुआ था अंग्रेजी में। कहां हुआ विराम चिन्हों का जन्म? अंग्रेजी में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा अलंकार से। देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है, उपमा के 4 अंग होते हैं। जी सर, हमें पता है उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग में से किस एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है? बताइए, किस एक के ना होने पर भी उपमा अलंकार होता है? पहला दिया गया है अनुपमा, लुप्त उपमा, उसका उपमा या पूर्ण उपमा। तो आपको याद रखना है, लुप्त उपमा के ना होने पर भी उपमा अलंकार को कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आया हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हमारे वन वर्ड होते हैं। और क्या पूछा गया है इसमें? भोजन करने की इच्छा, बताइए क्या कहलाती है? पहला दिया गया है बुभुक्षा, जिज्ञासा, लिप्सा और जिगत्सा। बताइए क्या होने वाला हमारा आंसर? इच्छाओं से क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ बनते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा दिया गया है बुभुक्षा, इसका जो अर्थ होता है तो याद रखना खाने की इच्छा। क्या होता है? खाने की जो हमारी इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? बुभुक्षा बोला गया है। दूसरा दिया गया है जिज्ञासा, ये होता है जानने की इच्छा। कोई चीज होती है उसे जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जिज्ञासा। क्लियर है दोनों? उसके बाद नेक्स्ट लिप्सा दिया गया है, इसका जो हमारा अर्थ होता है पाने की इच्छा। जो कुछ पाने की इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? लिप्सा। और जो भोजन करने की इच्छा होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी जिगत्सा बोला जाता है। आपको याद रखना है, ये इच्छाओं से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें अच्छे से पढ़ना याद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और क्या पूछा गया है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया गया है? बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा जो गलत होने वाला है? लिंग से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के आधार पर कौन सा जोड़ा हमारा सही लेंगे? पहले दिया गया देव देवी, मामा मामी, उसके बाद कांता कांति, उसका गधा गधे। बताओ। देखो देव का देवी भी होता है, मामा का मामी होता है, गधा गधी होता है, लेकिन ये जो दिया गया है कांत, इसका कांति नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? कांता होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट। बताइए निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज शब्द है? बताइए देशज शब्द है। और देशज शब्द के बारे में जो आपको याद रखना, देशज शब्द की परिभाषा क्या होती है? तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले उसे हम देशज शब्द कहते हैं। क्लियर है? याद रखना कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं देशज जो हमारे एग्जाम में आपने कई बार रिपीट होते हुए देखे हो। जैसे एक शब्द आता है झाड़ू, कैसा शब्द है? देशज शब्द है। उसके बाद पगड़ी, झाड़ू, पगड़ी, ठेठ, नेक्स्ट झोला, महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट तेंदुआ, लोटा, नेक्स्ट छोरा, छोरा शब्द हमारा देशज शब्द है। उसके बाद पेड़, नेक्स्ट जूता, पेड़ के साथ याद रखना पेट, कलाई, कटरा, नेक्स्ट डिबिया, डिबिया, नेक्स्ट अंटा। ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे देशज शब्द है। अब बात कर लेते हैं देखो अपने ऑप्शन के साथ, जो हमारे ऑप्शन में दिया गया है खीर, काम और मक्खन।
ये हमारा रिपीट है और एग्जाम में नहीं आया, ये कोई प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर मारा है ऑप्शन नंबर सी माना गया है। ठीक है, क्या बताया गया है, मक्खन को इस आयोग द्वारा, मध्य प्रदेश आयोग द्वारा देश शब्द माना है। जबकि जब आप मक्खन शब्द को देखोगे तो इसका संस्कृत रूप तो देखने को मिलता है, क्या होता है इसका, मृक्षण। ये आपने देखा होगा, ये संस्कृत का रूप है, मतलब ये तत्समय और इसका तद्भव बना है मक्खन। लेकिन इस आयोग द्वारा जहां ये पूछा गया था, मक्खन को ही देश शब्द की श्रेणी में रखा है। अगर आपके सामने इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है तो आप ये याद रखना, जबकि मक्खन का अगर तत्सम भी पूछा जाए तो क्या होता है, मृक्षण होता है। ठीक है, आप बाद में कमेंट करते कि सर मक्खन तो अपना तद्भव है, इसका तो तत्संरक्षण होता है, ये पता है, लेकिन ये जो अन्य शब्द लिखे हुए हैं ये बिल्कुल क्लियर है, इनमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आयोग में आया हुआ क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। सही है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, आपको याद रखना है इसका रूप। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जैसा आया उसी तरह से अपना उठा लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या पूछा गया है, प्राधिकारी के लिए सटीक, बिल्कुल सटीक अंग्रेजी शब्द बताना है। बताइए, सटीक शब्द बताना है प्राधिकारी के लिए, तो बताना प्राधिकारी के लिए सटीक शब्द होता है अथॉरिटी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से संयुक्त वाक्य बताना है। कौन सा हमारा संयुक्त वाक्य है, क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, रचना के आधार पर वाक्य भेद से। और रचना के आधार पर वाक्य भेद हमारे तीन होते हैं, पहला सरल, दूसरा संयुक्त जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, और तीसरा हमारा मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र, यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, रचना के आधार पर वाक्य भेद से। इसका आंसर आपको देना है और कमेंट में आपको पूरा ही लिख देना है। ये अपनी एक सीरीज है, इसके साथ जुड़ो, हिंदी 100% अपने उच्च पायदान पर पहुंचेगी, ये बिल्कुल गारंटी के साथ है। क्लियर है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।